वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी की टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें आज का टॉपिक 5.2 कौन सा, कॉग्निटिविज्म, जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग चल रहा है। और ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको हर एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे वो केवीएस का टॉपिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, चाहे केवीएस के लिए है, चाहे एचएसएससी टीजीटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबके लिए है ये टॉपिक। तो यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हो आराम से। इग्नू और एनआईओएस की प्रेफरेंसेस हैं हमारी बुक की। प्रॉपर पीडीएफ और क्वेश्चंस भी आपको हम थ्रू आउट द लेक्चर आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के सब टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं डाले, कंसेप्ट और थ्योरीज और सब डिटेल में जो है इसको हम पढ़ेंगे। हमारी वीडियोस की पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप एक्सेस कर सकते हो, और जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर सकते हो नई वीडियोज़ की अपडेट के लिए। ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिहेवियरिज्म। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बिहेवियरिज्म का क्या रोल है, उसमें लर्निंग को किस तरीके से देखा जाता है। तो आज हम देखेंगे कॉग्निटिव अप्रोच, यानी जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है उसके बारे में समझेंगे कि कॉग्निटिव अप्रोच लर्निंग को कैसे डिफाइन करता है। तो कॉग्निटिव अप्रोच जो है हैज़ टेकन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन साइकोलॉजी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस लेता है मनोविज्ञान में। ये क्यों लेता है? क्योंकि ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स एंड हैज़ पोज्ड ए चैलेंज टू बिहेवियरिज्म, इसने व्यवहारवाद को एक चुनौती जो है पेश की है। जब क्योंकि व्यवहारवाद कहता है कि लर्निंग जो है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए तो ही लर्निंग है, ठीक है। लेकिन कॉग्निटिव अप्रोच जो है इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और इसको एक चैलेंजिंग जो है वो चैलेंज जो है वो देता है। इट हैज़ पुट बैक ऑन द एजेंडा ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्नर। और इसने कहा है कि जो मानसिक प्रक्रिया है वो एजेंडा जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर है किसी भी लर्नर की, और उसी से जो है हम सीखते हैं। तो कॉग्निटिव अप्रोच का मेन जो एम्फेसिस है वो किस पे रहता है? मेंटल प्रोसेसेस पे। अगर आपने बिहेवियरिज्म वाला लेक्चर नहीं दे रखा है तो डीएसएसबी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिलेगी, उसमें आप चेक कर लेना, ठीक है। पहले उसको पढ़ो, उसके बाद कॉग्निटिव अप्रोच जो है आपने पढ़ना है। नाउ कॉग्निटिव अप्रोच जो है किसके साथ कंसर्न है? ये विद द इंडिविजुअल्स इनर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। जो लर्नर होगा उसकी आंतरिक मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली किस तरीके की है उससे संबंधित रखता है। यानी आपके मेंटल प्रोसेसेस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी परसीविंग, किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, उन सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। इट स्ट्रांगली कंटेंट्स द बिहेवियरिस्ट एम्फेसिस ऑन ओवर्ट बिहेवियर। और ये जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है उसका पूरी तरीके से विरोध करता है, कि कहता है कि नहीं, जो चेंज इन बिहेवियर है वही लर्निंग नहीं होता, बल्कि लर्निंग जो है एक कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक अप्रोच है, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से ये देखता है, ठीक है। द कॉग्निविस्ट इन आर्ग्यूइंग दैट पीपल ग्रास्प थिंग्स एज ए होल। ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि जो लोग हैं वो चीज़ों को कैसे देखते हैं? एज ए होल, समग्र रूप में वो देखते हैं। देयर फॉर अपोजिंग टू द बिहेवियरिस्ट अप्रोच द टीचिंग विच एम्प्लॉयज ड्रिल्स टू मेमोराइज द इंफॉर्मेशन। इसलिए व्यवहारवादी दृष्टिकोण शिक्षण के विरोध में ये बात करता है और ये कहता है कि जैसे जो ड्रिल और प्रैक्टिस जो है इसके अंदर दी जाती है, बिहेवियरिज्म के अंदर जो है जो मेथड होता है वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है, ठीक है। तो ये उसका क्या करता है? विरोध करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं कि बिहेवियरिज्म को किसने कंडेम किया, या कौन इसका अपोज करता है, या बहुत ज़्यादा किसी को बिहेवियरिज्म ने रिप्लेस किया है, तो वो क्या है? कॉग्निटिव अप्रोच। और करंटली जो है तीसरा आएगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। करंटली हमारी एजुकेशन सिस्टम में हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है उसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। Now, cognitivists believe that learning is a question both of insight formation and of successful problem solving. अब जो संज्ञानात्मकवादी हैं, ठीक है, वो कैसे देखते हैं लर्निंग को? कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं, एक्विजिशन आएगा यहाँ पे। एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना, किसी चीज़ को हासिल करना। इंसाइट इन्फॉर्मेशन यानी अंतर्दृष्टि निर्माण, जो किसी भी चीज़ को देख के हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट सा फॉर्म हुआ, वो क्या होती है? इंसाइट फॉर्मेशन। वो क्या होती है? इनसाइट फॉर्मेशन। एंड नॉट ए मैकेनिकल सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ना कि किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का ये होता है। अब देखो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का हमने डिटेल में बिहेवियरिज्म में पढ़ा था ना, उसने कहा था एक स्टिमुलाई होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। बट कॉग्निटिविस्ट कहते हैं कि
ये नहीं होता, क्या होता है, इनसाइट फॉर्मेशन होता है एंड सक्सेसफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये दो चीज़ें इसके अंदर होती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है कि कॉग्निटिव जो है किस लर्निंग को कैसे देखता है, तो इनसाइट फॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और जो बिहेवियरिज्म है वो लर्निंग को कैसे देखता है, सीक्वेंस ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, सो टीचिंग अकॉर्डिंग टू देम शुड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनसाइट फॉर्मेशन। अब जब संज्ञानात्मकतावादी जो हैं वो कह रहे हैं कि लर्निंग तो इनसाइट फॉर्मेशन है, एक अंतर्दृष्टि निर्माण है, और जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। तो इसलिए टीचिंग जो है, शिक्षण भी किसके अनुसार होना चाहिए, शिक्षण भी इसी के अनुसार होना चाहिए जो बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इनसाइट फॉर्मेशन जो है उसको प्रोत्साहित करे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बन गया कि जो टीचिंग है या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिविस्ट, वो कैसी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड और इनसाइट फॉर्मेशन बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब जो कॉग्निटिव की हम बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव फंक्शनिंग की, जिससे लर्निंग को हम रिलेट कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हम कि कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, सूचनाओं का प्रसंस्करण किस प्रकार होता है। तो कॉग्निटिविस्ट कंसेप्चुअलाइज ह्यूमन बींग्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। जो संज्ञानात्मकवादी हैं वो ह्यूमन बींग्स को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे समझते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की एक तरीके से मशीन ही मानते हैं वो आप लोगों को, कि आप लोग भी मशीन हो एक तरीके की, जो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, प्रोसेस करती है। ठीक है, तो यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से पर्सपेक्टिव के हिसाब से, या तो बिहेवियरिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म या कॉग्निटिविज्म, किस पर्सपेक्टिव के हिसाब से ह्यूमन बींग्स जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है वो किससे होती है, हमारी मेमोरी से। और वो मेमोरी किस तरीके की होती है, 3 अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कॉग्निटिविस्ट क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है, 3 तरीके की मेमोरीज है हमारे पास। पहली है सेंसरी मेमोरी, जिसे संवेदी स्मृति कहा जाता है। ठीक है, दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी अल्पकालिक स्मृति जो थोड़े समय के लिए रहती है। और तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक हम स्टोर करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो इन तीनों को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये क्या है, और ये कॉग्निटिविज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेंसरी मेमोरी यानी संवेदी स्मृति। तो सेंसरी मेमोरी रिसीव्स इंफॉर्मेशन इनटू सिस्टम ईदर विजुअली और इन ऑडिटरी फॉर्म। सेंसरी मतलब आपने सेंसेस कौन सी होती हैं आपके पास, टच, टेस्ट, स्मेल, सी, हियर, है ना, ये 5 सेंसेस होती हैं हमारे पास। तो इन सेंसेस से जो अपने आपकी मेमोरी बनी वो क्या है, सेंसरी मेमोरी। तो इन सेंसरी मेमोरीज का मतलब है, संवेदी स्मृति का मतलब है या तो आपने देख के या सुन के या अदर दूसरे फॉर्म में जो आपने परसीव किया है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव की है, जो भी सूचना आपने प्राप्त की है, वो कैसी है, सेंसरी मेमोरी है। नॉलेज इज कोडेड और रिप्रेजेंटेड, और इस मेमोरी के थ्रू जो ज्ञान है उसको कोडिट या प्रतिनिधित्व उसका जो है वो किया जाता है। ठीक है, एक्टिव मेंटल प्रोसेसेस होती हैं ये हमारी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे हाथ पे कुछ गर्म ठंडा लग गया है ना, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा ना, वो सेंसेशन आ जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी ब्रेन के पास। तो ये क्या है, सेंसरी मेमोरी। दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपको पता ही चल रहा होगा, अल्पकालिक स्मृति जो थोड़े टाइम के लिए हमारे पास रहती है। ऑर्गेनाइज, स्टोर्ड एंड एक्सेस, जो मतलब कम टाइम के लिए रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ पढ़ा तो वो थोड़े टाइम के लिए हमें याद रहेगा, बाद में हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगली होती है मेन लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, द लॉन्ग टर्म मेमोरी रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड। जो दीर्घकालिक स्मृति है ये उस मेंटल को प्रोसेस को बताती है जिससे इंफॉर्मेशन जो है इंटीग्रेट करती है विद प्रीवियसली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि जो पहले से अल्पकालिक स्मृति में जो संग्रहित जानकारी है उसके साथ इंटीग्रेट करती है। यानी पहले आप कोई भी हमारे पास मेमोरी आएगी वो शॉर्ट टर्म के लिए होगी, उसे हम बार बार रिपीट करेंगे, लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो वो क्या होगी, हमारी लॉन्ग टर्म में चली जाएगी। समझे, तो ये होता है इंटीग्रेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें हैं उनके साथ कॉन्टिन्यूसली मेंटल प्रोसेसेस जो है वो इंटीग्रेट, इकट्ठी होती रहें, तो वो किस में चली जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में।
नेक्स्ट, व्हेन एन एवरेज पर्सन स्पीक्स ऑफ समथिंग बीइंग लर्नड, जब एक एवरेज पर्सन, एक औसत व्यक्ति कुछ सीखे जाने की बात करता है, द इम्प्लीकेशन इज दैट नॉलेज हैज़ बीन पुट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो उसका निहितार्थ ये है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जानी चाहिए या उसकी दीर्घकालिक स्मृति में है जो वो डाल दी गई है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी का इज़ दैट इट कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, कि जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जो आपके ब्रेन में चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उन्हें आप अच्छे से कंट्रोल जो है कॉन्शियसली आप कर सकते हो, यानी आपके पास उनका नियंत्रण रहेगा, कब बताना है, कब नहीं बताना है, कब क्या बोलना है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। नाउ जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो इस तरीके का है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में पहले क्या होता है, स्टिमुलस, यहाँ से आपने सेंसरी मेमोरी ली। सेंसरी मेमोरी, जैसे आपने कुछ सुना या आपने कुछ देखा या क्लास में बैठ के आप लेक्चर सुन रहे हो, तो वो क्या है, सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, ठीक है। यहाँ पे आ गया लेक्चर सुनना, एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद जो आपने सुना वो किस में गया, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया। क्या गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, कि आपको वो चीज़ें थोड़ी देर तक याद रहेंगी। उसके बाद वो अगर इतना इंटरेस्टिंग है या आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा उसका गहरा इफेक्ट है या आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत डूब के उस चीज़ को सुन रहे हो या मज़ा आ रहा है, तो वो किस में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और अनदर तरीका क्या है, रिवाइज ऑन एंड टू लिसन अगेन एंड अगेन, एक चीज़ को, एक किसी सॉन्ग को बार बार सुनते हैं तो याद हो जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है और उसके बाद ये होता है हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो बिहेवियरिज्म है उसमें एक स्टिमुलस है और एक रिस्पॉन्स है, बीच की ये चीज़ें तो दी ही नहीं हुई, ठीक है। ये जो बीच की चीज़ें हैं हमारी सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, हमारे कॉग्निशन का पार्ट है। और कॉग्निटिविस्ट कहते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इसको तवज्जो नहीं देते हैं। हमने कहा बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग सिर्फ स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, नहीं, जो लर्निंग है उसमें कॉग्निटिव का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके कुछ सेंट्रल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, मतलब केंद्रीय तत्व क्या होते हैं इसके अंदर। तो चलो देख लेते हैं। द इंडिविजुअल इज सीन एज हैविंग एन एक्टिव रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। सबसे पहली बात तो इसके अंदर क्या होगी कि जो भी व्यक्ति है या लर्नर है उसका एनवायरमेंट के साथ क्या रहेगा, एक्टिव रिलेशनशिप रहेगा, सक्रिय रहेगा वो एनवायरमेंट के साथ, तभी तो वो कुछ सीख रहा है। अगर वो कॉन्शियस ही नहीं है, सो रहा है मान लो, तो क्या सीखेगा, तो उसका वो अपने एनवायरमेंट के साथ कैसा है, एक्टिव है। शी हैज़ इंटेंशंस एंड गोल्स एंड थिंक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी टू अचीव दीज गोल्स। उसके अपने इरादे और लक्ष्य हैं, कोई भी लक्ष्य है, छोटा बड़ा, ठीक है, उसके अपने एम्स होते हैं कि मुझे ये देखना है, इसमें ये कैसे बनता है, ये चीज़ फ्रीज है, उसमें चीज़ें ठंडी कैसे रहती हैं, है ना। तो उसके अपने इंटेंशन और गोल होते हैं और फिर वो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, अपने कोई भी गोल उसने सोचा है उसके बारे में सोचता है कि वो कैसे अपने गोल्स को फुलफिल करे। थिंकिंग इज़ असेंशली ए पर्पजिव एक्टिविटी। इसके सेंट्रल एलिमेंट्स में पहला तो हो गया कि वो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहेगा, दूसरा उसके अपने गोल्स होंगे और उनकी गोल्स जो है उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज होंगी। तीसरा है कि उनकी जो थिंकिंग है वो पर्पजिव रहेगी, ठीक है, कि कोई भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कोई भी काम वो कर रहे हैं उसके बारे में सोचना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। वो उसके बारे में सोचते हैं, अपना उद्देश्य जो है उसको पूर्ण करने के बारे में सोचते हैं। और कोई भी काम वो कर रहे हैं ना, उसको करने का एक पर्पज़ होता है, ठीक है, एक क्लियर पर्पज़ जो है उनके माइंड में होता है। लर्निंग इज़ देयर फॉर एन इंटेलिजेंट एंड एक्टिव प्रोसेस। इसलिए जो कॉग्निटिविस्ट कहते हैं कि इसलिए जो सीखना है वो एक बुद्धिमानी और सक्रिय प्रोसेस जो है वो है, ठीक है। द इंडिविजुअल इंटरेक्ट्स विद द सिचुएशन। व्यक्ति जो है स्थिति के साथ अंत्यक्रिया करता है, इंटरेक्ट करता है, एंड दिस इंटरेक्शन लीड्स टू रिलेटिविटी इन परसेप्शन। और इस अंत्यक्रिया की वजह से क्या होता है, उसके पास परसेप्शन आती है, कुछ सापेक्षता की तरफ वो जाता है, कोई कॉन्सेप्ट बनता है उसके माइंड में। एज ही सी ऑर्गेनाइज द स्टिमुलस इनटू मीनिंगफुल पैटर्न। जो भी उसको उत्तेजना मिली है वो उसको मीनिंगफुल पैटर्न्स में क्या करेगा, ऑर्गेनाइज कर लेगा। जैसे किसी भी सिचुएशन के साथ हमने इंटरेक्ट किया, कोई भी सिचुएशन में हम हैं, काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या उसकी डिमांड्स है, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में सेटल होती चली जाएंगी, ठीक है। दस एन इंडिविजुअल एक्वायर्स नॉलेज थ्रू हिज हर इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। इसलिए कॉग्निटिविज्म कहता है कि व्यक्ति जो है अपने पर्यावरण के साथ अंत्यक्रिया के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन से
उसमें बिहेवियरिज्म में, कॉग्निटिविज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म में जो इंडिविजुअल है वो अपनी नॉलेज को एक्वायर करता है थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके, एंड स्टोर्स दिस नॉलेज फॉर यूज इन न्यू सिचुएशन। और ये जो नॉलेज उसने ली है वो नई सिचुएशन में क्या करेगा, इसका यूज़ करेगा। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आके निकल जाती है, न्यू नॉलेज और उसकी प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। अब लर्निंग जो है एक कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक क्रिया के रूप में सीखना। देखते हैं फॉर कॉग्निटिविस्ट, जो कॉग्निटिविस्ट हैं, संज्ञानात्मकवादी हैं, वो कहते हैं लर्निंग इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस, कि सीखना स्टिमुलस रिस्पॉन्स ना होके उसके बीच में जो है, यानी जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उसका एक हिस्सा है, यानी कॉग्निटिव प्रोसेस होती है सीखना। इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और लर्निंग की प्रोसेस में सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना है, उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। एंड दीज चेंजेस हेल्प हिम हर डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग और ऑफ कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग लर्नड और टॉट। यानी जो भी आप उसे सिखाए जा रहे हो, उससे उसकी समझ विकसित करने में उन्हें मदद मिलती है। तो कॉग्निटिव सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिससे क्या होता है, हमारे जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जो संज्ञानात्मक संरचना, उसमें परिवर्तन होते हैं, और उन परिवर्तनों से हम जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। तो लर्निंग जो है कैसी है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट, दस लर्निंग गोल्स आर नॉट अचीव्ड सिंपली बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटीज but by grasping the meaning of things in a way that can be transferred to the solution of new problems। इसलिए जैसे बिहेवियरिज्म में ये बोला था ना कि हम तो एक्टिविटीज़ करेंगे और वहाँ से हम सीख जाएंगे, लेकिन कॉग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि लर्निंग गोल्स जो है सिर्फ एक्टिविटी परफॉर्म करने से अचीव नहीं कर सकते हो आप लोग, बल्कि आपको ये फाइंड आउट करना होगा, ग्रास्पिंग द मीनिंग, कि उसका मीनिंग जो है वो आपको पकड़ना होगा, कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। उसको वो सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, उसके कॉग्निटिव में वो सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, ताकि वो कोई भी सिचुएशन है उसका सोल्यूशन निकाल सके। फॉर एग्जांपल, बॉक्स में जो रैट था वो जब लीवर प्रेस कर रहा था, है ना, तो मूवमेंट की वजह से उसे क्या समझ में आया कि वो जो प्रेस कर रहा है ना, वो चीज़ें कि लीवर प्रेस करने से ये मिलेगा मुझे। तो वहाँ पे वो कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है कॉग्निटिविज्म में, कि आपने उसका जो मीनिंग है उसको ग्रास्प किया या नहीं, आपने जो भी एक्टिविटी चल रही है उसका मीनिंग जो है आप पकड़ पाए या नहीं, उसका अर्थ समझ पाए या नहीं, और अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बना पाए या नहीं। तो लर्निंग के जो गोल्स हैं वो सिर्फ एक्टिविटी कुछ भी करने से अचीव नहीं होंगे, बल्कि जो भी हम कर रहे हैं हम उसको मीनिंग के साथ करें, ठीक है। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मीनिंग के साथ या ग्रास्प करें किसी भी एक्टिविटी को, उसका मीनिंग ग्रास्प करके करें, ठीक है। नेक्स्ट, फीडबैक। अब प्रतिक्रिया इसके अंदर कैसे होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव अप्रोच इज द नोशन ऑफ फीडबैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कॉग्निटिव अप्रोच में फीडबैक, प्रतिक्रिया देना। The learning situation is seen as one in which an individual confronts a problem, develops a hypothesis based on the knowledge already present in, यहाँ पे हायर मेमोरी आएगा, and then tries it out। देखो, अब जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है उसके महत्वपूर्ण तत्वों में से एक हो गया कि प्रतिक्रिया आपको देनी है। अब जो सीख रहा है व्यक्ति, किसी भी समस्या का समाधान कर रहा है या फिर उसके बारे में हाइपोथेसिस बना रहा है वो, कि कैसे जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हाइपोथेसिस तो वही होता है ना कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देते हैं हम, ठीक है, बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑलरेडी प्रेजेंट इन हायर मेमोरी। हम किस बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, कि हमारी नॉलेज में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो हमारी मेमोरी में जो इसको सॉल्यूशन हमें दे सके, वहीं से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे फीडबैक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इज़ ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग थ्योरीज। अब जो थ्योरी दी है इसके अंदर वो है ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, यानी खोज विधि। तो जेरोम एस ब्रूनर ने, ठीक है, ये प्रोपोनेंट थे कॉग्निटिव लर्निंग के। कॉग्निटिव लर्निंग संज्ञानात्मक शिक्षा के एक प्रोपोनेंट थे, एंड ए डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, हु इज़ प्राइमरली इंटरेस्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटीज़, जिनका खास रुझान था कि मानसिक क्षमताएं जो हैं वो किस तरीके से विकसित होती हैं। क्योंकि
जब चिल्ड्रन को स्टडी किया जाता है तो हमें पता लगता है कि एट द एज ऑफ 5 बच्चे की जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ थी वो अलग थी, एंड एट द एज ऑफ 10 उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन आया है। ठीक है, कुछ जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो टाइम के साथ ही डेवलप होती हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जेरोम एस ब्रूनर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे वो मेंटल एबिलिटीज़ को किस तरीके से वो डेवलप होती हैं उनको स्टडी करने में। हिज अप्रोच टू साइकोलॉजी इज़ एक्लेक्टिक। ठीक है, मनोविज्ञान के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, उदार है। अब वही है कि कॉग्निटिविज्म में जो अप्रोच था जेरोम ब्रूनर का, वो पूछ सकते हैं कैसा हो सकता है, तो वहाँ पे क्या आएगा आंसर, इक्लेक्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ही सेलेक्ट्स द बेस्ट और द मोस्ट यूजफुल फीचर्स फ्रॉम वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग थ्योरीज अवेलेबल। यानी इक्लेक्टिक मतलब वो बेस्ट और सबसे अच्छा फीचर जो है उसी को चूज़ करते थे किसी भी थ्योरी को ये समझने में या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो ठीक है, वो कैसे थे, उनका जो अप्रोच था वो कैसा था, इक्लेक्टिक था। नेक्स्ट, ही लुक्स एट ह्यूमन बींग्स एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स। वो कैसे देखते थे ह्यूमन बींग्स को, कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसर हैं ह्यूमन बींग्स, थिंकर्स हैं, सोचते हैं, जो सूचना है उसको प्रोसेस करते हैं, एंड क्रिएटर्स, और क्या है, निर्माता हैं। ठीक है, एंड ट्रीट्स द लर्नर एज ए रिएक्टिव ऑर्गेनिज्म हु एक्टिवली सेलेक्ट स्ट्रक्चर्स, डिटेल्स एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन टू अचीव सर्टेन गोल्स। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी की बात यहाँ पे हो रही है। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी यानी खोज विधि, जिसमें हम खोज करके चीज़ों को सीखते हैं, अपने आप से खोजते हैं नॉलेज को। ठीक है, तो जेरोम ब्रूनर जो है, इन्होंने क्या कहा ह्यूमन बींग्स को। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो डिस्कवरी कौन सी थ्योरी में जो है ह्यूमन बींग्स को इंफॉर्मेशन प्रोसेसर, थिंकर्स या जो क्रिएटर्स है वो कहा गया है। ठीक है, ट्रीट्स द लर्नर एज ए रिएक्टिव ऑर्गेनिज्म। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो लर्नर को कैसे ट्रीट करते थे या लर्नर को क्या समझते थे। लर्नर उनके अकॉर्डिंग क्या था, रिएक्टिव ऑर्गेनिज्म, एक प्रतिक्रियाशील जीव जो क्या करता है, सेलेक्ट करेगा, स्ट्रक्चर करेगा, रिटेन यानी याद करेगा, एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन टू अचीव सर्टेन गोल्स। और जो जानकारी उसने प्राप्त की है उसको वो क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अबाउट ह्यूमन बींग्स और अबाउट लर्नर जो है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी क्या कहती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्नर जो है वो किस तरीके का होता है, या फिर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कैसे होते हैं। मतलब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन के आ सकता है। या तो कोई कैपेबिलिटी दे देंगे, एबिलिटी दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि थ्योरी कैसी है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जो है किसने दी, सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार बन के आ जाता है। नेक्स्ट, जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कितने प्रिंसिपल हैं इसके, 5 प्रिंसिपल हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, कि डिस्कवरी लर्निंग खोज तरीके से अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या लर्निंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, एक्टिविटी ज़रूर होगी। जो हमने पहले भी पढ़ा था कि अपने एनवायरनमेंट के साथ जो लर्नर है वो कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। दूसरा है लॉजिकल थिंकिंग, कि आपकी सोच कैसी होगी, तार्किक सोच होगी। तीसरा है प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन, आप ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि हमारा जो प्रीवियस हायर मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ से हम कोई भी ज्ञात चीज़ है उसको उठा के और अज्ञात की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। मतलब जो चीज़ हमें नहीं पता उसे हम पता करने की कोशिश करेंगे, जो चीज़ें हमारी नॉलेज में ऑलरेडी हैं उनका यूज़ करके। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस। पर्पसफुल एक्सपीरियंस जो हमने पहले भी देखा है कि हम जो भी काम करेंगे, जो भी वर्क हम कर रहे हैं वो कैसा होगा, गोल डायरेक्टेड होगा, पर्पजिव होगा, यानी एक उद्देश्य होगा हमारा किसी काम को करने के पीछे। प्रिंसिपल ऑफ सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, और फिर हम क्या करेंगे, विकल्पों की खोज करेंगे। जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा गोल है, हम अल्टरनेटिव्स या रास्ते ढूंढेंगे कि हम उसको कैसे उस गोल तक पहुँचे या अपनी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें। ऑलराइट,
फैक्टर्स इन द डिज़ाइन ऑफ प्रिंट मटेरियल। अब जब कॉग्निटिविज्म लर्निंग की बात हो रही है, कॉग्निटिविस्ट लर्निंग की, तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें जो डिज़ाइन ऑफ प्रिंट मटेरियल है वो देखते हैं। हमारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है इज़ नॉट ऑलवेज डोमिनेटेड ओनली बाय नीड फॉर सच थिंग्स एज फूड और सेक्स। देखो यहाँ पे इसने फिर से बिहेवियरिज्म को टारगेट करके ये कहा है कि जो हमारी संज्ञानात्मक गतिविधियाँ हैं वो ना तो सिर्फ भोजन तक सीमित हैं, ना सिर्फ सेक्स तक सीमित है। ठीक है, हमारी जो नीड्स हैं इससे कहीं ऊपर हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी में सिर्फ फूड और यही नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें एक हमारे अलग ही पर्टिकुलर गोल होते हैं कि हम इस लेवल तक पहुँचे, ऐसा करें वैसा करें। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पहले तो इसी बात का खंडन करता है कि हमारी नीड सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसलिए हमारा जो लर्निंग प्रोसीजर है वो इससे कहीं आगे है। तो अकॉर्डिंगली, इसी के अकॉर्डिंग ब्रूनर थिंक्स ऑफ लर्निंग एज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। इसलिए ब्रूनर कहते हैं कि जो लर्निंग है एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी बन के आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट लर्निंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, जेरोम ब्रूनर। सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। विच सेटिस्फाइज दिस ड्राइव एंड आंसर्स द क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर। जो हमारी ड्राइव को सेटिस्फाई करता है और शिक्षार्थी की जो जिज्ञासा है उसका आंसर करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, लर्निंग एज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। की लर्निंग जो है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ब्रूनर डिस्क्राइब्स लर्नर एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर। ब्रूनर कहते हैं लर्नर क्या है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, यानी समस्या है उसका समाधान करता है। ठीक है, एक तो हमने डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या डिस्कवरी लर्निंग की हम डिस्कवर करके सीख रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम सॉल्वर, एक प्रॉब्लम जो है उसको हम सॉल्व करते हैं, किसके बेसिस पे, जो हमारे पास पहले से नॉलेज है उसके बेसिस पे। वन हु इंटरेक्ट्स विद द एनवायरमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस एंड टू डेवलप जनरलाइजेशन। यानी हम क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, जिससे हमारी जो अंदर की जो अंतर प्रक्रियाएँ हैं वो हमारे साथ हमारी डेवलप होती रहती हैं, और हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू ब्रूनर शुड बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो अकॉर्डिंग टू ब्रूनर जो एजुकेशन का गोल है, जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो हमने इसको कह दिया, तो एजुकेशन का जो गोल है वो कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, कि हमारा संज्ञानात्मक विकास जो है वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ लर्निंग शुड फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कि जो भी आप, अब यहाँ पे देखो, एक तो ये हो गया गोल ऑफ एजुकेशन की, गोल ऑफ शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, अभी हम ये फैक्टर वाइज पढ़ रहे हैं, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं कि पहले किस किस चीज़ों को आपको प्रिंट मटेरियल में ध्यान रखना है, फिर जो शिक्षा है उसका उद्देश्य है, कॉग्निटिविज्म के अकॉर्डिंग क्या है। अब ये देखते हैं कि जो कंटेंट है ना, वो कैसा होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो होती हैं, यानी समस्या समाधान का जो कौशल है बच्चों में वो जो है डेवलप हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। देखो आ गया ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड डिस्कवरी। ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि आप बच्चों को इंक्वायरी मेथड से सिखाओ और दूसरा डिस्कवरी मेथड से सिखाओ। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से मेथड्स जो है कॉग्निटिविज्म में अडॉप्ट किए जाते हैं, तो कौन सा है, इंक्वायरी और दूसरा डिस्कवरी लर्निंग वाला मेथड। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मेथड्स के थ्रू करना क्या है, हमें स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस एनक्लोज 3 प्रोसेसेस। अब जो कॉग्निटिव प्रोसेस है यानी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसके अंदर कितनी प्रोसेसेस, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, इसके अंदर होती हैं 3। पहला तो है एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज या इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आप नया ज्ञान और सूचना जो है उसको अर्जित करोगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, अब जो आपने नॉलेज ले ली है उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे एक्वायर करने के बाद। चेकिंग द एडिक्वेसी ऑफ न्यू नॉलेज, अब जो नई नॉलेज आपने ली है उसको आप चेक करोगे कि वो सही से आपने प्रॉपर ली है, नई सिचुएशन में अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जेरोम ब्रूनर। तो जेरोम ब्रूनर ने जो संज्ञानात्मक विकास के जो मोड्स हैं वो कितने दिए हैं, तो यहाँ पर उन्होंने 3 मोड दिए हैं, आइकॉनिक, इनेक्टिव और सिंबॉलिक। कि 3 तरीके से जो है आपका संज्ञानात्मक डेवलपमेंट जो है होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्पेशली जो है पढ़ाया जाता है। आइकॉनिक होता है,
इनेक्टिव होता है और सिंबॉलिक होता है, यानी प्रतिष्ठित, विधायक और प्रतीकात्मक। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मोड हैं ये कैसे कैसे होते हैं, यानी आपका संज्ञानात्मक विकास किस तरीके से होता है जेरोम ब्रूनर के अकॉर्डिंग। पहला है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्शंस, कि आप अपने एक्शंस के थ्रू ये बताते हो कि आपके पास नॉलेज क्या है, कितनी नॉलेज है। एग्जाम्पल, चाइल्ड नोज टू राइड बाईसाइकिल बट कुडंट डिस्क्राइब इट। बच्चा जो है आपको साइकिल चला के दिखा देगा, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं बता पाएगा कि साइकिल चलाते कैसे, मतलब पहले ऐसे पैडल मारना, मतलब उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने एक्शन में दिखा देगा। तो ये कौन सा डेवलपमेंट है, आइकॉनिक स्टेज है ये, ठीक है, आइकॉनिक। नेक्स्ट जो है वो है इनेक्टिव स्टेज, यहाँ पे इनेक्टिव आएगा। इट इज़ बेस्ड अपॉन, इनेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ बेस्ड अपॉन इंटरनल इमेजिनरी, ये आपकी आंतरिक जो कल्पना है उसके ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ इमेजेस, ग्राफिक्स, ड्राइंग्स दैट स्टैंड्स फॉर अ कॉन्सेप्ट बट डू नॉट फुली डिफाइन इट। तो यहाँ पे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, इमेजेस, ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, ठीक है, इनके थ्रू दिखा सकता है, लेकिन हम इसको फुली डिफाइन नहीं कर पाते इनेक्टिव स्टेज पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे बच्चा है एक ट्रायंगल है उसको ड्रॉ करके दिखा देगा ड्रामेटिकली, फटाफट से ऐसे ड्रॉ कर देगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ट्रायंगुलरिटी का वो जो है वो समझा नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी है, इनेक्टिव स्टेज। नेक्स्ट थर्ड इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक, सिंबल्स से संबंधित, ठीक है। तो थर्ड और मोस्ट एडवांस्ड मोड जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जब आप प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व कर सकते हो। इट इज़ द यूज ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल्स टू डिस्क्राइब ए कॉन्सेप्ट और एन एक्सपीरियंस। देखो ये सबसे एडवांस्ड मोड होती है, सबसे पहले आती है आइकॉनिक, उसके बाद इनेक्टिव डेवलप होती है और उसके बाद सिंबॉलिक। आइकॉनिक में आप एक्शंस के थ्रू दिखा सकते हो, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सेकेंड स्टेज में आप उस चीज़ को ड्रॉ कर पाओगे या और चीज़ें, स्किल्स आपकी डेवलप हो जाएंगी, वहाँ पे भी आप थोड़ा सा कम डिस्क्राइब कर पाओगे। लेकिन थर्ड में तो आप क्या करोगे, शब्दों से और सिंबल्स से बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो किसी भी एक्सपीरियंस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड अपॉन एन एब्स्ट्रैक्ट, आर्बिट्ररी एंड मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ थॉट, कि यहाँ पे आपका जो थिंकिंग सिस्टम होता है, जो आपकी थॉट प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट यानी अमूर्त। बाकी जो दो हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्क्रीट होती है कि आप कॉन्क्रीटली चीज़ों को कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल बना के दिखा दिया, साइकिल जो है उसको चला के दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे आपको आप बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से, अमूर्त चिंतन जो है उससे आप जो है वर्ड्स से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। तो लचीली, मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ थॉट, लचीली प्रणाली पर आधारित ये होता है, आपके विचार जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इसमें। नेक्स्ट, एट दिस स्टेज, इसी स्टेज पर लैंग्वेज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भाषा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एज ए मीडियम ऑफ बोथ द रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़, कि आपको चाहे आइडियाज़ लेने हैं, मतलब किसी से कोई बात आपने सुननी है, कुछ पूछना है, या अपने आप को आपको एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पे कौन सी स्टेज में, सिम्बॉलिक स्टेज में। कौन सी स्टेज में, ये ध्यान रखना आपको, सिम्बॉलिक स्टेज में जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी स्टेज है जिसमें जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, या जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कौन सी स्टेज होती है, सिंबॉलिक स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, एट दिस स्टेज ए चाइल्ड कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलरिटी, यहाँ पे ट्रायंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट वो एक्सप्लेन कर पाएगा, और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ बाईसाइकिल, और एक बाईसाइकिल कैसे काम करती है, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, उसे भी वो एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ऑटोनोमस लर्निंग, यानी स्वायत्त शिक्षा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है, इसी की थ्योरी से। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ब्रूनर एडवोकेट्स ऑटोनोमी इन लर्निंग। ब्रूनर सीखने में स्वायत्तता की वकालत करते हैं कि ऑटोनोमी यहाँ पे आ जाती है, खुद से जो है करने लगते हैं, हम अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं। ही सजेस्ट दैट व्हेन द लर्नर इज अलाउड टू अप्रोच लर्निंग एज एन एक्ट ऑफ डिस्कवरी, शी विल इंक्रीजिंगली एंगेज हर सेल्फ इन लर्निंग विद द ऑटोनॉमी ऑफ सेल्फ रिपार्ट। तो ये कहते हैं कि जब शिक्षार्थी खुद से खोज के कार्य में लग जाता है ना, खुद से सीखने में लग जाता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को और ज़्यादा एंगेज कर देता है उन सारी चीज़ों में, और अपने आप को रिवॉर्ड भी वो करता है। इसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस लर्निंग, कि जब हम खुद ही अपने आप को रिवॉर्ड करने लगते हैं,
खोज विधि से जब आप एक बच्चे को, इसका मतलब है कि उसको ऑटोनॉमी दो कि आप सीखो खुद से, ठीक है। जब ऑटोनॉमी देते हैं तो बच्चे को उस चीज़ में मज़ा आने लगता है, वो और ज़्यादा एंगेज होता है लर्निंग में, और वो खुद से जो है संलग्न, उसकी लगन जग जाती है किसी भी लर्निंग में या काम में, और फिर वो खुद से अपने आप को रिवॉर्ड भी करता है, ठीक है। सो दिस इज़ autonomous learning. It is very important out of this. All right. Next, now cognitive learning जो है, जो संज्ञानात्मक सीखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टीचर जो है उसका क्लासरूम में क्या रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव इस तरीके से आपको पढ़ाना है, तो आपको आपका रोल वहाँ पे क्या रहना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर का रोल है इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच लर्नर कैन लर्न ऑन देयर ओन पेस, विद यहाँ पे पेस आएगा, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्री पैकेज्ड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें शिक्षार्थी जो है किसी प्री पैकेज्ड इंफॉर्मेशन की सहायता के बिना खुद ही सीख सके, यानी खुद ही एक्टिविटीज से सीख सके। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। ही सजेस्ट दैट लर्नर शुड ऑल्सो लर्न थ्रू देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद द कंटेंट। और जो जेरोम ब्रूनर है उनका सुझाव ये है कि शिक्षार्थी जो है अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भी सीखे, यानी जो भी लर्निंग कंटेंट है उसमें वो सक्रिय रहें, एक्टिव रहें, तब सीखे। यहाँ पे स्टूडेंट को पैसिव रोल जो है बिल्कुल नहीं देना कि टीचर क्लास में बोले जा रहा है, बच्चा बस सुन रहा है, तो ये उस चीज़ का खंडन करता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा कंटेंट के साथ, उसका एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, गोल ऑफ एजुकेशन क्या है इसके अकॉर्डिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गोल ऑफ एजुकेशन है, जो ब्रूनर को लगता है, इज़ टू टीच लर्नर्स हाउ टू वैल्यू लर्निंग फॉर इट्स ओन से, कि बच्चों को आप ये सिखाओ कि जो सीखना है उसको कैसे महत्व दिया जाए, कि सीखना हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। एनेबलिंग देम टू एक्वायर देयर ओन द नॉलेज दे नीड, कि उनको हमें इस तरीके से बनाना है कि आप वो खुद ही हम उनको सिखाएं कि जो नॉलेज आपको चाहिए उसे आप खुद एक्वायर करो। आपके अंदर इतनी लगन होनी चाहिए कि जो आवश्यक ज्ञान है आप उसे हासिल कर सको और खुद से सीख के आप हासिल कर सको। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ये सिखा दे कि सीखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर लर्निंग शुड बी फ्लैक्सीबल। जो लर्निंग है, सीखना है, वो कैसा होना चाहिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग, फ्लैक्सीबल, लचीला होना चाहिए। ऐसा नहीं रिजिड कि भाई 2 चैप्टर हैं तो ये रटे हुए होने ही होने चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लैक्सीबल होना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए। एक्सप्लोरेटरी मतलब अलग अलग जगह पे जाएं, हम चीज़ों के बारे में देखें, जानें, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे सर्च करें, उनकी फीचर्स जो है उनको देखें, है ना। तो ये एक्सप्लोरेटरी होता है। तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग शिक्षा का उद्देश्य होता है कि उन्हें सिखाएं कि कितनी इंपॉर्टेंट है सीखना हमारी पूरी लाइफ के लिए, और दूसरा जो भी हम सीख रहे हैं ये फ्लैक्सिबल और एक्सप्लोरेटरी होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन शुड अरोज लर्नर्स क्यूरियोसिटी, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलियर एंड मेक द एक्टिविटीज़ रेलेवेंट टू देम। तो जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल्स हैं, अदर इंस्टीट्यूशन है, वो उनका क्या काम होना चाहिए कि लर्नर्स की क्यूरियोसिटी को बढ़ाओ आप, कि उनके अंदर जिज्ञासा जो है वो जागनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चों की जिज्ञासा ही मर गई है, लर्निंग को लेके इतना बर्डन डाल दिया है उन पे। फेल्योर का जो रिस्क है उसको सबसे कम कर दो, क्योंकि फेल्योर लीड्स टू डीमोटिवेशन, है ना, एंड मेक्स द एक्टिविटीज़ रेलेवेंट टू देम। और ऐसी एक्टिविटीज़ आप स्कूल में कराइए जो बच्चों से रेलेवेंट हो, वो कर पाएँ उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब ब्रूनर की दूसरी जो थ्योरी है वो है इंस्ट्रक्शन की थ्योरी। इसको देख लेते हैं। इस थ्योरी में ब्रूनर कहते हैं defines learning as a process in which a learner achieves instructional objectives with little or no help from the teacher। अब जो थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी निर्देशन जो है बच्चों को किस तरीके के देने हैं, निर्देश जो देने हैं, उसमें कहता है कि इन विच ए लर्नर अचीव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो लर्नर है, जो सीख रहा है बच्चा, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव कर ले विद लिटल और नो हेल्प फ्रॉम द टीचर, बिना शिक्षक की सहायता के या बहुत कम सहायता के। अब यहाँ पे मेन एम्फेसिस है कि बच्चा खुद से सीख रहा है ना। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो खुद से वो सीखे, और या फिर वो टीचर की थोड़ी सी हेल्प ले उन्हें प्राप्त करने में। जैसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि बच्चा 2 चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा, है ना। आपने बीएड में भी जब असाइनमेंट बनाई होंगी, माइक्रो टीचिंग के लेसन बनाए होंगे, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी टॉपिक को करवाने के, कि ये टॉपिक करने के बाद बच्चे को ये आ जाए। तो वहाँ पे
थियोरी ऑफ इंस्ट्रक्शन कहती है कि बच्चा जो है कम से कम हेल्प ले। ही एम्फेसाइज द ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द यूज़ ऑफ माइंड विद कॉन्फिडेंस, एनर्जी एंड ऑनेस्टी। वो इस बात पे जोर देते हैं कि बच्चा जो है अपने दिमाग का यूज़ कर पाए, ना कि हम उसे पका पकाया दे दें, वो खुद अपने दिमाग का थोड़ा सा वहाँ पे यूज़ करे, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी के साथ और ऑनेस्टी के साथ, यानी वो ऑनेस्टली ईमानदारी से सीखने की कोशिश वहाँ पे करे, ठीक है। नॉर्मली स्कूल्स में क्या होता है, जाते हैं बच्चों को बोला जाता है कि आप सीखो, उनको कराया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मेन एम्फेसिस करते हैं कि बच्चा जो है वो ईमानदारी से खुद सीखने की कोशिश करे, और वहाँ पे टीचर क्या करेगा, उसे सिर्फ फैसिलिटेट करेगा। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड टेकन इनटू अकाउंट। अब क्या लेता है ये अपने अकाउंट में, क्या क्या चीज़ें आती हैं, द वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग नॉलेज, कि ज्ञान जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, द प्रेजेंटेशन सीक्वेंस, और जो प्रेजेंटेशन है या सीक्वेंस है वो किस तरीके की है, द मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस, जो भी प्रेरक अनुभव उसका वहाँ पे रहा, द नेचर ऑफ पेसिंग ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड की प्रकृति। अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ब्रूनर पुट्स फोर्थ हिज ओरिजिनल आइडियाज़ कंसर्निंग द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अचीविंग नॉलेज एंड स्किल। अब ब्रूनर क्या कहते हैं कि अगर आपको नॉलेज और स्किल जो है एक्वायर करनी है, तो यहाँ पे जो मोस्ट इफेक्टिव आइडियाज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहला है, एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द लर्नर स्किल्स इन हैंडलिंग थिंग्स एंड इन परसीविंग एंड ग्रास्पिंग द सब्जेक्ट, कि चीज़ों को संभालने और विषय को समझने और समझाने में शिक्षार्थियों के कौशल पर यहाँ पे जोर दिया जाना चाहिए। ही शुड बी एबल टू यूज़ द एक्वायर्ड नॉलेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये आ गया ना यहाँ पे, कि जो भी उसने नॉलेज जो है एक्वायर की है, यहाँ पे वो उसे उस नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, समस्या का समाधान करने में सफल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब जो विषय वस्तु है उसकी प्रस्तुति कैसे होनी चाहिए, शुड बी प्रेजेंटेड इनएक्टिवली, कौन सी स्टेज में, इनएक्टिवली, आइकॉनिकली और सिम्बॉलिकली, ठीक है। तो प्रतिष्ठित, प्रतीकात्मक और सक्रिय, मतलब अच्छे से इन तीनों जो स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज जो बताई हैं स्टेजेस, उनके अकॉर्डिंग जो है आपको कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करना है, सो दैट लर्नर्स कैन एक्वायर ऑप्टिमल कॉम्प्रिहेंशन एंड ए जनरलाइज सेट ऑफ बेसिक आइडियाज़ और प्रिंसिपल। जब इस तरीके से आप उस कंटेंट को प्रेजेंट करोगे तो बच्चा जो है उसका एक अच्छा जनरलाइज सेट जो है आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स का बना पाएगा, सामान्यकृत सही से वो उन चीज़ों को समझ पाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमने किस लिए पढ़ी हैं, यही समझने के लिए ना, कि बच्चे का विकास किस तरीके से होता है। तो लर्निंग में या टीचिंग में या प्रेजेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर में उसी का तो यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट, तीसरा है इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, कि जब आप उसको पुरस्कार दे रहे हो, तो ये भी आ गया यहाँ पे। रिवॉर्ड्स जो है, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर। ये कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक रिवार्ड आप दे सकते हो, कोई चॉकलेट दे सकते हो, बच्चों को टॉफ़ी दे सकते हो, पेन वगैरह गिफ्ट कर सकते हो, या प्राइजेस वगैरह जो दिए जाते हैं। लेकिन जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि इंट्रिंसिक रिवॉर्ड अगर आप ये कैपेबिलिटी बच्चे को अगर आप दे पाओ, कि अगर ऐसा डेवलप कर पाओ जिससे उसको, इसमें होता क्या है कि खुद से ही सेटिस्फेक्शन आता है बच्चे को, जो उसकी परफॉर्मेंस को लेके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो जल्दी करता है ना, क्विकली सो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, उसको इंटरेस्ट आने लगता है इन सारी चीज़ों में, वो लर्निंग में इन्वॉल्व होने लगता है। द प्लेजर रिसीव्ड फ्रॉम द इंटेलेक्चुअल मास्टरी ऑफ इट, और जब भी वो किसी स्किल को मास्टरी कर लेता है या जो भी उसका गोल था उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन गेन करता है। तो इंट्रिंसिक रिवार्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। Motivation. Discovering learning increases motivation and strengthens the learner's tendency to carry out his learning activities with the autonomy that goes along with self reward. अब प्रेरणा जो है, ऑब्वियसली आपको पता, प्रेरणा दो तरीके की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो यहाँ पे भी आंतरिक प्रेरणा जो है बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि डिस्कवरी लर्निंग जो है ये आंतरिक प्रेरणा, यानी जो भी आपकी प्रेरणा उसको बढ़ाएगी, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ को जब कैरी आउट करोगे आप, उसके अंदर ऑटोनोमी आपकी आती चली जाएगी, आप खुद से जो है अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड वहाँ पे करने लग जाओगे, और आपकी प्रेरणा जो है उससे बढ़ेगी। बेटर रिटेंशन ऑफ वट इज़ लर्न बिकॉज द लर्नर एक्वायर्स द नॉलेज थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। और यहाँ पे क्योंकि आप मोटिवेटेड हो तो यहाँ पे बेटर रिटेंशन होगी, यानी बेटर रिटेंशन यानी आप और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, या बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको उस आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें चली जाएंगी, क्योंकि जो नॉलेज आप यहाँ पे गेन कर रहे हो वो आपके अपने एफर्ट से आपने गेन किया है ना, लर्निंग बाय डूइंग, आपने खुद से किया है, तो वो चीज़ ज़्यादा आपको याद रहेगी।
फिफ्थ इज़ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। इंटेलेक्चुअल बौद्धिक ईमानदारी का मतलब है कि आप खुद से आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। विलिंगनेस चेक एंड करेक्ट वंस आइडियाज़ एंड नोशंस और वंस अडॉप्टेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम शुड बी कल्टिवेट, कि बच्चा जो है अपनी इच्छा से वो एक्टिविटीज़ करे, जांच करे, अपने विचारों और धारणाओं को सही करे, और किसी भी समस्या के लिए जो उसने समाधान ढूंढा है उसका क्या होना चाहिए। कल्टिवेट की खेती का मतलब होता है यहाँ पे कि आप उसको और ज़्यादा उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आपके पास होनी चाहिए, कि बौद्धिक तरीके से ईमानदार आप होने चाहिए, कि आप खुद से अपने आइडियाज़ पे वर्क करो, ठीक है। तो ये था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टिविज़म जो है वो कवर कर लेंगे, और ये जो लेक्चर हमने करवाया है ये वीडियोस, चाहे आप HSSC, चाहे NVS, चाहे KVS का सिलेबस है, चाहे DSSB का टॉपिक है, अगर आप इन्हें कवर कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह से कवर कर रहे हो, और यहाँ पे NIOS की PDF से हमने कंटेंट कवर किया है, ठीक है। और अगर PDF अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, ओनली व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है, नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, पूरा DSSB का जो सिलेबस है टॉपिक वाइज हम इस प्लेलिस्ट में ऐड कर रहे हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी HSSC की, अगर आप TGT की प्रिपरेशन कर रहे हो HSSC की, तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ से आप सारा कंटेंट जो है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।